हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में। करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। और प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ से चेक कर सकते हो। साथ ही साथ आप ओनली आज का टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, ओनली एज नथिंग एल्स के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पे यूपीएससी इन स्टेट पी से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, इंक्रीज इन द सेविंग रेट, राइज इन वीमेंस वर्क फोर्स। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रीलिम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है एंड मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। 2016, 2017 एंड 2018 तीनों में कंटिन्यूसली इस पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि वी आर फेसिंग ए जॉबलेस ग्रोथ इन द सेंस, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास युवा शक्ति है, वी हैव द यूथ पावर एंड वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन इन द एज कैटेगरी ऑफ 15 to 29। मतलब हमारे पास युवा जो लड़के लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लाइक जिनकी एज 18 साल है, 20 साल है, और वो एक अच्छा वर्क फोर्स हो सकते हैं। दे आर टैलेंटेड, दे आर हार्ड वर्किंग। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ बेसिकली है इकोनॉमिक कंसेप्ट, और इसके थ्रू हम हमारा जो एज ग्रुप है किसी भी देश के अंदर, जो एक पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में है, उसका हम इकोनॉमिकली कैसे उससे बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। लेबर फोर्स में इंक्रीज, जी हाँ बिल्कुल लेबर फोर्स में इंक्रीज होगा। हमारे पास ज़्यादा व्यक्ति उपलब्ध हैं, ज़्यादा यंग व्यक्ति उपलब्ध हैं, ज़्यादा स्किल्ड हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इंक्रीज इन द सेविंग रेट, कोई भी लड़का है, वो मान लीजिए कि उसको कोई जॉब है, या कोई लड़की है उसको भी अगर कोई नौकरी है, उनकी एज मान लीजिए 20 साल 22 साल है, जो भी है वट एवर इट में भी, तो वो अगर वर्क करते हैं, उन्हें कुछ सैलरी मिलती है या अपना पर्सनल उनका कुछ भी अगर बिजनेस है, तो वो कुछ पैसे जो है वो सेविंग करेंगे। अब हमारे पास यूथ भी हैं, यूथ के पास काम भी है एंड उनके पास सेविंग भी है। अब कोई आप में से थोड़ा दिमाग लगाएगा, वो ये बोल सकता है कि चलो हमारे देश में मान लो कि 60 करोड़ युवा है, लेकिन हमारे पास बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि 60 करोड़ में से 40 करोड़ लोगों को कुछ रोज़गार ही नहीं है, और हमारे पास स्किल्ड लोग भी हैं, लेकिन जब नौकरी ही नहीं है, कोई इनकम ही नहीं है, तो वो सेविंग कहाँ से करेंगे। तो सेविंग तो कांस्टेंट भी रह सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक आइडियल, एक आदर्श स्थिति के ऊपर बनाया गया है कि जब हमारे पास लोग उपलब्ध हैं और उनको काम करने के लिए, उनको वर्क करने के लिए वी हैव इनफ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर देम। तो ये एक आइडियल सिचुएशन बनाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है द राइज इन दी वीमेंस वर्क फोर्स। अभी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जो वर्क फोर्स है उनमें इंक्रीज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि चलो लड़कियों को हमने पढ़ा भी दिया, लड़कियां जो यंग एज में जो लड़कियां हैं उनकी जो पॉपुलेशन है या महिलाएं उनकी नंबर भी ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे घरों में तो अलाउ भी नहीं किया जाता है वर्क करना, या शादी के बाद बहुत सारी जगह पे उनको जॉब छोड़नी पड़ती है। तो कैसे हो सकता है कि वर्क फोर्स तो कांस्टेंट भी रह जाए। कांस्टेंट मतलब होता है, हिंदी में कांस्टेंट को बोलते हैं नियत। तो फिर वही बात, ये क्वेश्चन जो है वो एक आइडियल सिचुएशन पे बनाया गया है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में मेल और फीमेल दोनों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एंड जो यंग पीपल हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं हमारे देश के अंदर, जो कि वर्क कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड से है। बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ, लेबर फोर्स में इंक्रीज, फिजिकल स्पेस में इंक्रीज, लोग स्पेंड ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लोग स्पेंड भी करेंगे, लोग खर्चा भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। वीमन की जो वर्क फोर्स है उसमें इंक्रीज होगा, सेविंग रेट भी इंक्रीज होगी, लोग अपने पैसे सेव करेंगे, एंड मिडिल क्लास सोसाइटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। आज का जो गरीब है वो कल एक मिडिल क्लास बन जाएगा। और हम इस चीज़ को रियली इसको फेस कर रहे हैं। आप में से शायद जो लोग किसी छोटे टाउन से रहे होंगे या विलेज में रहे होंगे, अगर हम 15 से 20 साल बैक जाते हैं तो किसी गांव में किसी व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल मिलना, मोटरसाइकिल जैसे हम बाइक बोलते हैं, सिंपल सी नॉर्मल बाइक लाइक स्प्लेंडर या कोई बजाज की बाइक, वो एक बहुत बड़ी बात होती थी। बट अभी कुछ सालों से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि गाँव में बहुत सारी फैमिलीज़ के पास आज कार लाइक स्विफ्ट, बोलेरो ये सब पहुंच गई है। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि हमारे पास वर्क फोर्स इंक्रीज़ हो रही है और उस वर्क फोर्स को काम भी मिल रहा है, लोग जो पैसे हैं उस पैसे को खर्च भी कर रहे हैं।
इसे आप हिंदी में भी देख पाएंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है हमारे जीएस मेंस पेपर 3 से भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी में ये टॉपिक हमारे पास है, तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना है। एंड आप इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ज़रूर याद रख सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो भी इस पे फोकस कर सकते हैं। तो ये फैमिली साइज में लेबर सप्लाई, ह्यूमन कैपिटल, सेविंग्स, ह्यूमन ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, दीज ऑल आर द बेनिफिट्स। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से रिलेटेड है, स्कीम है। जितने भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अगर किसी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी लाइक सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे की अगर डिलीवरी करती हैं तो उनको फ्री और बिना किसी खर्चे के डिलीवरी के जो भी व्यवस्था उपलब्ध होगी, एक्सक्लूडिंग द सिजेरियन सेक्शन। एंड सेकंड बोला है कि द स्कीम एम्स टू एलिमिनेट जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस होता है। लाइक मान लो कि मेरे पास 1000 रुपये है और मैं 1000 रुपये दवाइयों पे खर्चा कर सकता हूँ, बट अब मुझे इलाज करवाना है तो मुझे 4000 रुपये चाहिए। अब मेरे पास वो 3000 नहीं है तो मुझे कहीं से उधार लेके आने पड़ेंगे, कहीं से बोरो करने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट फैसिलिटी न्यू एंड बॉर्न, जो नए बच्चे नए मतलब जो नवजात शिशु है उनके लिए गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी में फ्री है। तो जहाँ तक देखो पहले की सिचुएशन की बात करें, पहले स्टेटमेंट की बात करें तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में माता की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ दोनों पे फोकस किया गया है। एंड जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको प्रेगनेंसी के पहले लाइक उनके जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं 9 महीने, एंड आफ्टर द डिलीवरी उनकी केयर की जाती है। गाँव में आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी एंड आशा जो बहन जी है वो भी टेक केयर करती हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग द सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन जो होता है उसे हम सी सेक्शन बोलते हैं, और अगर जनरली हम बोलेंगे तो उसे बोल देते हैं कि ऑपरेशन से जो डिलीवरीज होती हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर किसी महिला को, किसी भी फीमेल को अगर ये सी सेक्शन सिजेरियन की भी आवश्यकता होती है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो इसका जो मेन एम है वो एलिमिनेट करना है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस, मतलब अपनी जेब से हमें पैसा खर्चा ना करना पड़े। महिला के लिए अगर उसे पास के सरकारी अस्पताल में जाना है तो उसे हॉस्पिटल की डिलीवरी मिलेगी, एंड कोई दवाइयाँ चाहिए या इवन फूड वगैरह भी मिलेगा। फ्री डिलीवरी या सिजेरियन जो सेक्शन है, जो सी सेक्शन की है, वो भी फ्री मिलेगा। एंड बच्चे को भी अगर NICU नियोनेटल ICU की भी नीड है तो वो भी अवेलेबल होगा। सो हमारा कौन सा सही हो गया? पहला गलत हो गया तो दूसरा अपना सही है, 2 ओनली। एंड यहाँ पे आप देखोगे पहला गलत है, दूसरा सही है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। एंड कुछ स्टेट में तो ऐसा भी है कि महिलाओं को जो है वो पैसे दिए जाते हैं लाइक 6000 रुपये, और कुछ में तो 8000 रुपये तक भी ये दिया जा रहा है। UAPA 2019 मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, 2019 वाले मेंस में ही। कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज़ में रहता है। द हिंदू तो इसको बहुत ज़्यादा कवर करता है कि इस पे UAPA लगा दिया, उस पे UAPA लगा दिया। पहला स्टेटमेंट बोला है कि इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट, मतलब किसी इंडिविजुअल को एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट। टेरर एंड टेररिस्ट दोनों वर्ड डिफाइन किए गए हैं। अगर कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है लाइक CBI एंड NIA या ED वगैरह जो भी हैं, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से नेसेसरी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये इसमें तीनों में बात की गई है। देखो इस एक्ट में जो बात की गई है वो किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है अगर हमारे पास इनफ मटेरियल अवेलेबल है कि या तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल है या किसी टेररिस्ट ग्रुप को या किसी टेररिस्ट को ये सपोर्ट कर रहा है। पहला सही है। टेरर एंड टेररिस्ट दोनों को ही डिफाइन नहीं किया गया है, इस वजह से ये एक ओपन एंडेड है। बहुत सारे क्रिटिक्स इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं कि आप जिस पे चाहें उस पे आप UAPA ठोक देते हैं, कोई डेफिनेशन ही नहीं है, आपको जो अच्छा नहीं लगा उस पे आपने UAPA लगा दिया। जहाँ तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन के एजेंसीज़ की बात है लाइक CBI एंड जो अपना ED वगैरह है, उन्हें रेस्पेक्टिव स्टेट के जो DGP हैं, पुलिस के महानिदेशक हैं, उनसे उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। बाकी अगर NIA केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ऐसी कंडीशन में NIA के DG की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। और स्पेशली अगर हम एक्ट वगैरह की बात करें तो आप वो एक्ट ज़रूर याद करके जाना एग्ज़ाम के लिए जो या तो 2020 में पास हुए हैं या 2021 में जो एक्ट पास हुए हैं। ये एटलीस्ट आप 1.5 साल का ज़रूर याद रखिए। 2019 का आप नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे।
क्वेश्चन नंबर 4, हिंदू कुश काराकोरम रेंज के बारे में दिया हुआ है। आप हिंदू कुश और काराकोरम रेंज के बारे में हम एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो उसको उतना मैपिंग के थ्रू तो आपको पता ही होगा कि कहाँ पे लोकेटेड है। पहले में बोला है कि ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम के ड्राइवर्स हैं। गंगा, इंडस एंड जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसकी ये सोर्सेस हैं। इन्हें थर्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रीज़न ये है कि अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा क्या क्या पूछा है, हिंदू कुश एंड द काराकोरम, तो ये अपना काराकोरम रेंज हो गई एंड ये पूरा का पूरा जो है वो हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है। बहुत सारे हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, एशियन रिवर्स के भी ये सोर्सेस हैं, स्रोत हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। मानसून को भी ये इफेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मानसून की जो विंड आती है वो तिब्बत वाले प्लेट्यू से टकराती हैं और वापस जो है वो हमारे इस हिमालय के इस साइड में ही जो है बारिश कर देती है। जैसे ये अपना तिब्बत वाला प्लेट्यू हो गया, तिब्बत का पठार, हवा यहाँ से टकराएगी एंड जो साउथ साइड है, दक्षिण साइड जो है वो हिमालय की, वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी में आप, इंग्लिश में पहले आप इसे देखो, हिंदी में आप इसे यहाँ देखो एंड इसको तीसरे पोल के नाम से जानता है। एक तो अपना हो गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव एंड ये थर्ड पोल, तीसरा जो है हमारा ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 5, एक वेटलैंड है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के पास में है। रिसेंटली एक मैंडारिन जो है डक यहाँ पे स्पॉट किया गया था 118 साल बाद में, और ये गैस वेल ब्लो आउट हुआ था, मतलब तेल का जो कुआं है वहाँ से आग निकलने लग गई थी। उस एरिया के आसपास ये जो है एक वेटलैंड है। क्या है? सुंदरबन वेटलैंड्स है, दीपोर बिल है, मगुरी मोथापांग है या रुद्रा सागर है। तो सुंदरबन तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने न्यूज़ में इसको देखा है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज गेस वर्क, इन तुक्के मारने वाला जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ इसमें काम नहीं आती है। मगुरी मोथापुंग बिल ये दिब्रू साइखोवा के पास में लोकेटेड है। असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। एंड मैप के थ्रू हम यहाँ देखें तो ये बंगजन वाला जो OICL का जो यहाँ पे ये यहाँ पे एंड ये मगुरी बिल यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दिब्रू साइखोवा जो है वो रिसेंटली लगातार न्यूज़ में था। तो दिब्रू साइखोवा की मैप पे क्या लोकेशन है, आप ज़रूर अपने मैप में ज़रूर उसे आप लोकेट करिएगा कि कहाँ पे उसका लोकेटेड है। तो आज के सेशन में इतना ही। आपके कितने सही हुए गलत हुए ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को अपने साथी बंधुओं के साथ भी शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका बेनिफिट ले सके। ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है